हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ई हिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संदीप के कनिष्क। आधुनिक विश्व पर एक और नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जर्मन में उत्पन्न होने वाले नाजीवाद के सिद्धांत पर कि नाजीवाद क्या है, क्यों शुरू हुआ, क्या इसमें जर्मनी के अधीन निर्णय लिए गए, कार्य किए गए, उसका प्रभाव क्या पड़ा वैश्विक इतिहास पर। नाजीवाद का आरंभ एडोल्फ हिटलर द्वारा जर्मनी में किया गया, जो कि जर्मन तानाशाह रहा है। पहले हम बात करते हैं कि हिटलर कौन था, क्यों उसने नाजीवाद शुरू किया। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ब्रोन, ऑस्ट्रिया में हुआ है। वह बेहद ही गरीब परिवार से संबंध रखता था। उसकी रुचि आरंभ में वास्तुकला में थी और वह वियना के कला केंद्र में एक पेंटर या वास्तुकार के रूप में प्रवेश लेना चाहता था, लेकिन उसे सफलता हासिल नहीं हुई। बाद में वह एक पेंटर के रूप में म्यूनिक में कार्य करना उसने शुरू किया, लेकिन 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वह जर्मन सेना में एक सैनिक के रूप में शामिल होता है। उसकी बहादुरी के लिए युद्ध में उसे आयरन क्रॉस सम्मान हासिल होता है। जर्मनी की हार होती है इस विश्व युद्ध में, और जर्मनी की हार के लिए वह दो वर्गों को दोषी ठहराता है, एक साम्यवादी और दूसरे यहूदी। वह मानता था कि इन दोनों ने ही जर्मनी के साथ धोखा किया है। 1920 में वह राजनीति में प्रवेश लेता है और नाजीवादी दल की स्थापना करता है। स्थापना करने के बाद हिटलर अपने सिद्धांतों को लिखता है। जब वह जेल में था, जेल में रह करके उसने अपनी आत्मकथा मेन कैंप लिखी है, उसमें उसके सिद्धांत हमें पता चलते हैं। पहला सिद्धांत था उसका, वह महान जर्मन साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और जर्मनी के ऊपर जो वर्साई की संधि जबरदस्ती लागू की गई थी उसे समाप्त करना उसका उद्देश्य था। वह यहूदियों को जर्मनी से बाहर निकालना चाहता था। उसको लगता था कि वह लालची लोग हैं और जर्मनी के साथ उन्होंने धोखा किया है। उन्हें लालची, स्वार्थी और देशद्रोही वह मानता था। वह एक आर्य जाति के निर्माण और उसके विकास पर बल देता था। उसने स्वयं को यानी जर्मन के लोगों को श्रेष्ठ आर्य जन कहा। अपने आप को शुद्ध आर्य कहा और कहा कि जर्मनी के लोग शुद्ध आर्य हैं। उसने अपना जो चिन्ह था या जर्मन नाजीवाद का जो चिन्ह था वह स्वास्तिक रखा और वह मानता था कि शुद्ध आर्य ही पूरे विश्व पर शासन करने के अधिकारी हैं। वह उपनिवेशों की स्थापना करना चाहता था। वह मानता था कि जर्मनी तभी विकसित होगा जब वह बाकी यूरोपीय देशों की तरह उपनिवेशवाद स्थापित करेगा, और इसके द्वारा वह जर्मन लोगों को रोजगार भी देना चाहता था। वह एक शक्तिशाली सेना का निर्माण करना चाहता था और आधुनिक शस्त्रों के निर्माण में वह जर्मनी को सामने रखना चाहता था। आगे हम बात करेंगे क्यों नाजीवाद उत्पन्न हुआ, क्यों हिटलर को आवश्यकता पड़ी इस नए सिद्धांत को स्थापित करने की। इसका सबसे बड़ा कारण था वर्साई की संधि, जो कि अपमानजनक संधि थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बार बार जर्मनी को नीचा दिखाया जाता था। इस संधि के द्वारा एक बहुत बड़ा हर्जाना उस पर लगाया गया था, जिसे देने में जर्मनी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, तो उसका अपमान किया जाता। साथ में जर्मनी को या हिटलर को साम्यवाद का भय था। बार बार साम्यवादी हड़तालें करते, लोगों को भड़काते, तो जर्मनी
को डर था या हिटलर को डर था कि कहीं जर्मनी के लोग साम्यवाद की ओर ना अग्रसर हो। बार बार विद्रोहों से औद्योगिक विकास प्रभावित हो रहा था और यह हड़तालें, यह विद्रोह साम्यवादी करवा रहे थे। आर्थिक महामंदी आई हुई थी। हम देखते हैं कि 1929 से 1934 के बीच पूरा विश्व इससे प्रभावित था। जर्मनी के कारखाने बंद हो चुके थे, मजदूरों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, उनको निकाल दिया गया था, तो मजदूर भी भड़के हुए थे और उनको एक नेता की आवश्यकता थी जो हिटलर के रूप में उनको मिला। जर्मनी के बैंक दिवालिया हो गए थे। हिटलर का नेतृत्व भी नाजीवाद के उत्पत्ति में सहायक रहा, क्योंकि खुद लोगों के बीच जाता था, उनसे मिलता था, उनकी समस्याएं सुनता था, उनको आश्वासन दिलाता था कि अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो मैं आपको रोजगार दूंगा अगर मैं सरकार में आता हूं। उसने जर्मन राष्ट्रवाद का सिद्धांत लोगों के बीच में जाकर के दिया कि हमें एक होना है। उसने बातों की जगह कार्य की बात की कि मेरा जो कार्य है वह सिर्फ बातें करना नहीं है, मैं आपको एक्चुअल में रोजगार दे सकता हूं अगर मेरी सरकार बनती है। इसके अलावा उसने आम लोगों के साथ साथ सैनिक वर्ग को भी भरोसे में लिया। वह सैनिक वर्ग जो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध के बाद कमजोर हो चुका था, उसे उसने सबल बनाने की कोशिश की। इसके अलावा नाजियों का जो संगठन था वो काफी कुशल था। नाजियों ने अपनी संस्था की स्थापना स्थानीय स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर तक की। प्रचार के जो साधन थे उस पर नियंत्रण स्थापित किया। नई मैगजीन, समाचार पत्र निकाले जिसमें नाजीवादी अपने सिद्धांतों को रखते थे। सेना का गठन किया। तो विशेषताएं क्या थी नाजीवाद की, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इन्होंने 3 सिद्धांत अपने रखे, या इसकी जो 3 विशेषताएं थी। एक तो लोकतंत्र के पूरी तरह से विरोधी रहे हैं, युद्ध की नीति में विश्वास इनका था, और साम्राज्यवाद में इनका पूर्ण विश्वास था। धर्म के पूरी तरह से विरोध में ये आए। ये मानते थे कि धर्म जो है इंसान को अपंग बना रहा है। खास करके यहूदी धर्म के लोगों का इन्होंने विरोध किया, और आगे हम देखेंगे किस तरह से हिटलर ने विरोधियों का संहार करने की कोशिश की। राज्य को महत्व दिया गया। वह मानता था कि व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य है, और राज्य के निर्माण के लिए, उसे शक्तिशाली बनाने के लिए व्यक्ति का बलिदान भी देना जरूरी है। तो शासक बनने के बाद हिटलर की गृह नीति की हम बात करते हैं। 1933 में जर्मन सम्राट कैसर विलियम हिटलर को चांसलर बनाता है जर्मनी का, और उसके बाद हिटलर अपनी गृह नीति शुरू करता है। सबसे पहले वह ध्यान देता है केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था पर, उसकी स्थापना वह करता है। 1934 में प्रांतीय में जितनी भी लोकतांत्रिक सरकारें थी उनका अंत कर दिया जाता है। प्रांतों को सीधे केंद्र के अधीन लाया गया। तो इस तरह से प्रांतों को जो शक्तियां प्राप्त थी वह खत्म हो जाती है। राजनीतिक दल समाप्त कर दिए गए। पहले बहुदलीय प्रणाली जर्मनी में थी, अब सिर्फ एक दल रखा गया, और वह दल था नाजीवादी दल। वही चुनाव लड़ सकता था, उसी से अधिकारी चुने जा सकते थे। उसके बाद उसने अपने देश में जितने भी नाजीवाद के विरोधी थे उनका दमन किया। साम्यवादियों के हड़ताल करने और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिए गए। यहूदियों से घृणा करता था, इसलिए मताधिकार से उनको वंचित कर दिया गया। आर्थिक सुधार उसने जर्मनी में किए। बेरोजगार लोगों की श्रमिक स्वयं सेवा सेना उसने बना दी, ताकि उन लोगों को रोजगार भी मिले और इनका इस्तेमाल भी किया जा सके। मजदूरों तथा पूंजीपतियों के अलग अलग संघ बनाए गए ताकि संघर्ष की स्थिति पैदा ना हो।
और हड़तालों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। नए कारखाने स्थापित किए गए, वायु निर्माण, रेलवे, सड़क एवं परिवहन, लौह उद्योग और जहाजरानी का सबसे ज्यादा विकास किया गया। सबसे ज्यादा बजट इन्हीं पर खर्च किया गया। सेना व्यवस्था मजबूत बनाई गई। हिटलर की आत्मकथा मेन कैंप, यह हर सैनिक के लिए पढ़ना अनिवार्य किया गया। नए शस्त्रों का निर्माण हुआ, खास करके रासायनिक हथियार विकसित किए गए। गृह नीति के बाद हम बात करते हैं विदेश नीति, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है हिटलर की। सबसे पहले उसने वर्साई की संधि, जो कि जर्मनी के लिए अपमान का सूचक था, उसे समाप्त कर दिया। 1933 में उसने राष्ट्रसंघ को एक ज्ञापन सौंपा और यह कहा कि वह जर्मनी पर जितनी भी शर्तें लगाई गई है वर्साई की संधि में, उनको स्वीकार नहीं करता है। उसके बाद उसने सार की घाटी पर कब्जा किया और इसके लिए उसने राष्ट्रसंघ का सहारा लिया। उसने राष्ट्रसंघ से कहा कि आप सार की घाटी में जनमत संग्रह कीजिए कि वहां के लोग किस ओर जाना चाहते हैं। तो सार की घाटी में जर्मन लोग ज्यादा थे और इस तरह से जनमत संग्रह में फैसला किया जाता है कि वहां के लोग जर्मनी के साथ मिलेंगे। उसके बाद पोलैंड के साथ हिटलर ने एक अनाक्रमण समझौता किया। अनाक्रमण समझौता वह होता है जिसमें एक दूसरे पर आक्रमण ना करने की शर्त लगाई जाती है। 26 जनवरी 1934 को 10 वर्षों के लिए यह समझौता किया गया। इसमें कहा गया कि जर्मनी और पोलैंड आपस में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। हालांकि यह समझौता ज्यादा समय तक सफल नहीं रहा। उसके बाद हिटलर अपने पड़ोसियों से मित्रता करने के लिए एक संगठन बनाता है जिसे रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी कहा गया। 25 नवंबर 1936 को जर्मनी और जापान में एक समझौता होता है। इसे एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट कहा गया। 1937 में इटली भी इसमें शामिल हो गया और बाद में इसका नाम पड़ा रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी। हिटलर ने इसे महान विश्व त्रिकोण कहा। उसने कहा कि विश्व की 3 सबसे बड़ी शक्तियां आपस में मिल चुकी हैं। उसके बाद वह ऑस्ट्रिया की ओर जाता है और ऑस्ट्रिया को जर्मनी में शामिल कर लेता है। 14 मार्च 1938 उसने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया और उसकी राजधानी वियना को अधिकार में ले लिया और उसे जर्मनी का एक राज्य बनाया और उसकी इस कार्यवाही पर किसी ने भी आपत्ति जाहिर नहीं की। देन वो आगे बढ़ता है चेकोस्लोवाकिया की ओर। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करने के लिए या उसे अपने अधिकार में लेने के लिए ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए वह मेमल की बंदरगाह पर कब्जा कर लेता है। मेमल क्लेपीड क्षेत्र के नाम से विख्यात था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद लिथुआनिया का कब्जा इस पर हो चुका था। तो जर्मनी के द्वारा इसकी मांग की जाती है। लिथुआनिया बहुत छोटा देश था तो वह यह मांग स्वीकार कर लेता है, लेकिन पोलैंड भी इसे हासिल करना चाहता था। तो मार्च 1938 को पोलैंड ने लिथुआनिया को अल्टीमेटम दिया कि आप जर्मनी की शर्त स्वीकार नहीं करेंगे वरना मैं आपके ऊपर आक्रमण कर दूंगा। दूसरी ओर अब हिटलर ने भी लिथुआनिया को अल्टीमेटम दे दिया कि आप मुझे मेमल की बंदरगाह दीजिए। तो अब लिथुआनिया दोनों ओर से फंस चुका था। अगर वह पोलैंड की शर्तें मानता तो पोलैंड आक्रमण कर देता, अगर वो हिटलर की शर्तें ना मानता तो हिटलर आक्रमण कर देता। तो 22 मार्च 1939 को पहल करते हुए मेमल की बंदरगाह पर जर्मनी ने हमला कर दिया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद वह रूस के साथ एक समझौता करता है क्योंकि रूस विश्व की एक बड़ी शक्ति था। इसे मोलोतोव रिबेनट्रॉप पैक्ट कहा गया। यह रूस जर्मनी की असैनिक संधि थी। 23 अगस्त 1939 को यह संधि साइन की गई।
जर्मन रूस के बीच पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड के साथ जो सीमाएं लगती है, जो आपसी संघर्ष उस पर चल रहा था दोनों देशों का, वह समाप्त होता है और उस सीमाएं निश्चित कर दी जाती है। अपनी आखिरी नीति में वह पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। इसे सितंबर अभियान कहा गया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने सीधे पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ 1 सितंबर 1939 को जो जर्मनी का ये अभियान था, इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होता है, जो 14 अगस्त 1945 तक चला। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई अपडेट लेते रहिए। मैं संदीप के कनिष्क आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।